हम्म। एक थियोरी होती है, प्लेटो एलेगोरी ऑफ केव्स। प्लेटो एलेगोरी है क्या, याद नहीं मेरे को नाम। ALLEGORY, एलेगोरी ऑफ केव्स। इसमें ऐसा होता है कि समझ ले एक केव बनी हुई है, एक केव है, उसके अंदर तेरे मेरे जैसे 5 लोग हैं, चल 3 लोग ही पकड़ ले। ये लोग यहाँ से मतलब पूरे ऐसे बंधे हुए हैं कि मतलब हाथ भी बंधे हुए, पाँव भी बंधे हुए, पैर भी बंधे हुए, सिर्फ मुंडी ऐसे ऊपर कर सकता है, सिर्फ ऊपर ही देख सकते हैं ये लोग। और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो फायर के अराउंड है, वो लोग नाच गाना कर रहे हैं, अपना मतलब अपना जी रहे हैं। और ये लोग इनको यहाँ पे ऊपर शैडोज बता रहा है। तो शैडोज कैसे दिखेंगे यहाँ पे, मतलब ऐसे दिखे, ऐसे दिख गए, ऐसे दिख गए, कुछ भी हो गया। तो इनके लिए रियलिटी क्या हुई, ये लोग के लिए इनके लिए रियलिटी क्या हो गई, इनकी रियलिटी यही रही कि शैडोज चल दिख रहा है, हेलुसिनेशन हो रहा है वगैरह वगैरह। तो इसको मतलब ये हम बोल सकता है कि रियलिटी इज इक्वल टू कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, बराबर। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस मतलब हम 4-5 लोग मिलके एक जगह पे फोकस करके और बोल रहे हैं कि ये डार्ट बोर्ड है, तो हम सबकी रियलिटी क्या है कि ये डार्ट बोर्ड ही है। पर बाहर का कोई अगर जैसे कि मेरी मम्मी हो गई, मेरी मम्मी बोल रही है ये डार्ट बोर्ड नहीं है, ये तो थारी है, ऐसा कुछ भी बोल सकती है ना। उसके लिए रियलिटी अलग हो गई, मेरे लिए रियलिटी अलग हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाँ, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, रियलिटी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से बढ़ती है। और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बेसिकली ये होता है कि तुमने सिर्फ यहाँ एक पर्टिकुलर जगह पे ध्यान लगाया हुआ है, सोच के कि हाँ मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। जैसे कि हम लोग ये जो केव में है वो लोग देख रहे हैं कि हाँ ये शैडो चल रहा है, तो इसलिए हम ये भी बोलते हैं, जैसे कि मैं तेरे को बोलता रहता हूँ कि सो के मत पढ़, सो के सोते मत देख। क्योंकि हमारे पास 3 ब्रेन होता है, कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब मैंने विलिंगली सोचा कि अजय उठ, अक्ष उठ। सबकॉन्शियसनेस मतलब मेरी आदत है कुछ चीज़ें करने की। जैसे कि मैं अगर सोच रहा हूँ कि खुशी सिर्फ पैसे कमाने से ही आती है, ये मेरा वायर्ड ब्रेन है। ये सबकॉन्शियसनेस किससे बनता है, ये सोसाइटी से बनता है कि तू तेरे सराउंडिंग्स में कैसे लोग थे, उन्होंने तेरा ब्रेन कैसे शेप किया, वैसे। और अनकॉन्शियसनेस वो होता है जो मतलब जो जीवन जीना चाहता है। ऐसे बोल सकता है कि जो सांस ले रहा है, तो तेरे को कॉन्शियसली लेनी नहीं पड़ रही कि अजय सांस ले, तो अंदर ली फिर बाहर ली, वो अपने आप ही चल रहा है, वो अनकॉन्शियस ब्रेन हो गया। तो जब मैं कॉन्शियसली समझ ले एक ट्री बना रहा हूँ ऐसे 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 करके, तब ये अच्छा बन रहा है। पर मैं सबकॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली ऐसे अनकॉन्शियसली बना रहा हूँ तो अच्छा नहीं बन रहा है। सबकॉन्शियसली चल मेरे को प्रैक्टिस है तो मेरा बन गया, अनकॉन्शियसली मेरा ऐसा ट्री बना। इसमें मैं तेरे को बोलता हूँ कि कभी भी कोई भी नई चीज़ सीखता है तो कॉन्शियसली देखना होता है, फिर वही चीज़ सबकॉन्शियस में आ जाती है, तब तू मतलब ऐसे थोड़ा लेथार्जिक होके देख सकता है। जैसे कि अगर तू स्टॉक मार्केट के बारे में 5 साल से देख ही रहा है, तो तेरे लिए एक कोई भी पॉडकास्ट होगा 95% सेम होगा, तो वो तू उसको स्किप कर सकता है। मतलब स्किप इन द सेंस कि तू उसको क्या बोलता है, स्किम कर सकता है। स्किम रीडिंग क्या होता है कि तूने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, कहीं पे कुछ इंटरेस्टिंग दिख गया तो तूने वापस पढ़ा। ये क्या हुआ कि तेरा सबकॉन्शियस ट्रेन हो गया है कि कुछ इंटरेस्टिंग या फिर मेरे पैटर्न में मैच नहीं हो रहा, वो मैं अपने आप ही आइडेंटिफाई कर रहा हूँ और फिर वो कॉन्शियसली वापस पढ़ रहा हूँ उसको। ठीक है। तो
ये लोग ने एट द एंड क्या किया, इन लोगों के साथ मैनिपुलेट किया और एक डिसेप्शन बनाया है कि पूरा फेक है, बराबर। यही लोग डीप स्टेट है या फिर सीक्रेट सोसाइटीज़ बोल ले। जैसे कि अगर तू रॉथस्चाइल्ड के बारे में रिसर्च करेगा ना, रॉथ्स, हाँ, ये वाली फैमिली जो बैंक्स चलाती है पूरी दुनिया की, इनके बारे में रिसर्च करेगा तेरे को पता चल जाएगा कि इनका बेसिकली हिस्ट्री यही है कि ये लोग सो कॉल्ड जूज़ है और ये लोग को चाहिए कि ये लोग पूरी दुनिया को कंट्रोल करें। तो ये एट द एंड कंट्रोल कैसे करता है, ये समझ लीजिए रॉथस्चाइल्ड ही है। ये लोग मैनिपुलेशन और डिसेप्शन नहीं कर पाते। ये लोग तेरे पास डायरेक्टली आके नहीं बोल सकते कि भाई कि मतलब तेरे को पकड़ के रखा हुआ है, डायरेक्टली कोई आ नहीं रहा है, तेरे साथ ट्रिक्स क्या कर रहे हैं, शैडो बता के। शैडो कैसे बता रहे हैं वो लोग, मैनिपुलेट करके चीज़ें कि बुश वुश बता दिया कुछ भी, या फिर डिसेप्शन की पूरा झूठी है। तो ये लोग सबसे ज़्यादा होल्ड करते हैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मीडिया हो गया, एजुकेशन हो गया, नैरेटिव्स हो गए, जैसे कि सोशल मीडिया, हाँ सोशल मीडिया एक ही हो गया। जो ऐसे करके कंट्रोल कर रहा है। चल ये फिर भी एक पॉइंट नहीं है पूरा डीप स्टेट का। इसमें ये एक पॉइंट है कि समझ ले, ये वाला एक बंदा, ये वाले ने सोचा कि ये ना मैं उठ जाता हूँ, समझ ले वो जो भी बांधा हुआ है वो नकली है, सिर्फ दिखाने के लिए है। तो मैं उठ जाता हूँ और देखता हूँ क्या चल रहा है बाहर। तो वो बाहर आके देखता है कि यहाँ पे सन है वगैरह वगैरह, यहाँ पे झाड़ वाड़ है, सब है। और ये बंदा बाहर आया, इसने सोचा कि अरे ये रियलिटी नहीं है, ये रियलिटी है। तो इसने अंदर जाके बोला कि भाई ये रियलिटी नहीं है, ये वाली रियलिटी है। तो लोगों का इन जनरल बिहेवियर ये होगा कि भाई हमारा बबल बर्स्ट मत कर, तू तेरा जान, है ना। अगर मैं तेरे को बोलूँ कि बिटकॉइन स्कैम है, मैं तेरे को बोलूँ बिटकॉइन बकचोदी है जो डीप स्टेट ने बनाया हुआ है, तेरा बबल बर्स्ट नहीं हो रहा अब तक, है ना। तो यहाँ पे ही है अब तक। मैं ये बाहर वाला बंदा हूँ जो बोल रहा हूँ कि तेरी रियलिटी ये है कि भाई स्कैम ही है, बकचोदी है, फंसेगा वगैरह वगैरह जो भी होगा, है ना। तो जब तेरे जैसे 100 लोग हो गए और 100 जन के बीच में मैं जाके बोलूँगा ना कि भाई बिटकॉइन स्कैम है, तो लोग तेरे 100 लोग मेरे को मारेंगे, बोलेंगे मुझे कन्विंस करने का कोशिश करेंगे, बराबर। वैसे ही जब भी वेस्ट में, मतलब ये ज़्यादा वेस्ट वाले इतने डम माइंडेड है कि वेस्ट में जैसे कि पता होगा कि बहुत जो भी फिलोसोफर ने कुछ भी बोला भगवान के अगेंस्ट, उसको मार ही दिया। जैसे कि सोक्रेटिस हो गया, उसको जहर पिला दिया था, फिर जीसस को ही उन्होंने मार दिया था, उनको टांग दिया था क्योंकि उसने बोल दिया था कि आई एम गॉड्स चाइल्ड, है ना, ऐसा कुछ बोला था उसने। जो भी है सोच, मतलब उतने वो लोग बंद बुद्धि के हैं। पर हमारे हिंदुइज्म में क्वेश्चन करने की फ्री विल दी हुई है, कोई भी धर्म में नहीं है वैसे क्वेश्चन करने की फ्री विल। जैसे कि इस्लाम में देखेगा तो तू अगर अल्लाह को क्वेश्चन करेगा तो वो उनके घर वाले ही इतने क्लोज माइंडेड होता है कि वो लोग मौलाना के पास लेके जाते हैं और बोलते हैं इसको ठीक करो, ये पागल वागल हो गया। और वैसी सज़ा भी होती है कि सिगरेट के चटके वटके देते, वैसा सब भी होता है इनका कुछ। और इसमें बस ये तो यही था कि मैं अगर तेरा बबल बर्स्ट करने आऊँगा तो तू मानेगा नहीं, क्योंकि तू प्री कंडीशनड है तेरे शैकल्स से या फिर डिसेप्शन से, मैनिपुलेशन से। और यही हमारे जो हमने जो खोतवाड़ी वाला केस देखा था वैसा ही था। जैसे कि उसमें क्या क्या थे, याद है तेरे को? क्या क्या था? पहले सूरत वाले थे, सूरत एसेसरीज वाला, मतलब सूरत चाइना, फिर मैन्युफैक्चरर, वो अगर मैं, मेरा ये जो थीसिस है, मैं ये दोनों को बताऊँ तो तेरे को लगता है ये लोग मानेंगे? क्योंकि उनका बबल क्या है, उनका बबल यही है कि ऐसा सब कुछ नहीं होता। जैसे कि अपनी थीसिस ये है कि मैन्युफैक्चरर होलसेलर को डायरेक्ट कंज्यूमर पे फोकस करना चाहिए, ना कि रिटेलर पे।
बराबर। कंज्यूमर की डिमांड क्या है, डिमांड है उसकी ABC, तो मैन्युफैक्चरर होलसेलर को ABC बनाना चाहिए और रिटेलर को भी स्टॉक ABC करना चाहिए। पर मैन्युफैक्चरर बनाता A है, होलसेलर स्टॉक करता A है, रिटेलर स्टॉक करता A है, डिमांड इसकी मैच ही नहीं होती। और ये डिमांड मैच करता है ब्रांड्स, क्योंकि इसके पास डायरेक्ट फीडबैक होता है। D2C का मतलब ये होता है कि ये डायरेक्ट मैंने कंज्यूमर को बेचा, तो मेरे को अगर रिस्पॉन्स या फिर फीड बैक देखना हो तो मुझे डायरेक्ट कंज्यूमर से ही मिलेगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट कंज्यूमर के साथ एंगेज कर रहा हूँ। मैं जब मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ तो मेरे पास 2 स्टेप है, और मैं ये होलसेलर तो क्यों ही देगा रिस्पॉन्स या फिर ये फीडबैक, क्योंकि वो सोचेगा मैन्युफैक्चरर अगर होलसेलर बन गया तो होलसेलर जो ट्रेडिंग कर रहा है वो क्या करेगा, वो क्यों हेल्प करेगा मैन्युफैक्चरर की। और रिटेलर बैठा हुआ है साउथ में। एक पहली बात तो लैंग्वेज बैरियर है, ये जो रिटेलर्स है भोसड़ी वाले ना हिंदी बोलता है ना इंग्लिश बोलता है। एक ट्रांसलेटर लेके आता है एजेंट नाम का, और एजेंट होलसेलर से मिला हुआ रहता है। वो बोलता है मेरे को मेरा 5 टका चाहिए, इस कैसे भी करके रिटेलर को माल चिपकाओ, रिटेलर का माल बिके ना बिके मेरा 5 टका मेरे को मिलना चाहिए। इसमें कुछ चीज़ें मैंने देखी कि जैसे कि मैं अभी एनालाइज कर रहा हूँ, ये मार्केट या फिर एट द एंड ओलिगोपोलिस्टिक बन सकती है या फिर ख़त्म ही हो सकती है। ओलिगोपोलिस्टिक मतलब 3-4 बड़े प्लेयर हो गए। अभी फ़िलहाल क्या चल रहा है, अभी वैसे तो देखेगा तो मैंने जो भी तेरे को पॉइंट्स बताए थे ना वो सब पोर्टर के लॉस थे। पोर्टर के 5 फोर्सेस है, निकाल 5 फोर्सेस। पोर्टर 5 फोर्सेस सर्च कर। माइकल पोर्टर, हम्म threat of new entrants, supply bargaining power, सप्लाई bargaining power, internal competition, और customer bargaining power. दो तीन चार पाँच। पोर्टर का कहना है कि अगर तुम्हारे इसमें ये कुछ भी है ना तो तुम्हारा बिजनेस टूट सकता है कभी भी। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मतलब कि डिफ्रेंसिएशन नहीं है। अभी तेरी बॉटल में और मेरी बॉटल में कोई भी फ़र्क नहीं है, पर डिफ्रेंसिएशन कब आ जाता है कि समझ ले मेरी वाली स्टैनली की है तो मेरी 8,000 रुपये की बॉटल है, तेरी वाली 400 रुपये की बॉटल है। तो खोतवाड़ी के केस में देखेगा तो नो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है, मतलब सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट ही अवेलेबल है। जैसे कि अगर मैं कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, समझ ले मेरी आइडियोलॉजी के हिसाब से मैंने डिज़ाइन बनाया ABC, ये जैसे मार्केट में हिट होगा ना, मार्केट में हिट इन द सेंस कि मार्केट में सिर्फ पहुँचा है प्रोडक्ट और 100 लोगों को पसंद आई है मेरी प्रोडक्ट की डिज़ाइन ABC वाली, तो वो सारी की सारी कॉपी हो जाएगी। तो अगर कस्टमर मेरी दुकान में आ रहा है, उसको मैं समझ ले भाव दे रहा हूँ 400 रुपये, पर वो बोल रहा है महंगा लग रहा है मुझे, वो बाजू वाली दुकान में ही जाएगा, उसका छोटा धंधा है, वो बोलेगा भाई तू 300 में ले ले, मेरे को तो क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो छोटा बिजनेसमैन हूँ, बाजू वाली दुकान से, क्योंकि प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन ही नहीं है, डिज़ाइन ही कॉपी हो जा रही है एट दी एंड। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि 20 लाख में, चल 30 लाख पकड़ ले, 30 लाख में बिजनेस चालू हो जाता है।
तेरे को 6 महीना लगेगा, 6 मंथ्स स्किल एक्वायर करने के लिए, और तेरी फैमिली पूरी यही बिजनेस में है तो तेरे को हेल्प भी मिल जाएगी बिजनेस चालू करने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए, कैसे ना कैसे करके, क्योंकि पूरा पटेल समाज जुड़ा हुआ है, सब दोस्त है आपस में, सब रिलेटिव्स है आपस में, सब ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कनेक्शन ऐसा तेरा निकल ही जाएगा कि तू कोतवाड़ी में कहीं ना कुछ रिलेटेड रहेगा ही मैन्युफैक्चरिंग के तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट है ही नहीं ज़रा भी, बिजनेस में मोट ही नहीं है, नो मोट। फिर कस्टमर बार्गेन पावर, कंपटीशन और सप्लाई बार्गेन पावर। जैसे कि कंपटीशन में मैंने बताया था कि ए दुकान है, बी दुकान है और सी दुकान है, एक शर्ट मैन्युफैक्चर करता है, एक टी शर्ट मैन्युफैक्चर करता है, एक कुर्ती मैन्युफैक्चर करता है। अभी कंपटीशन ये डिसाइड कर रहा है कि मैं बी का धंधा खा जाता हूँ, टी शर्ट भी मैन्युफैक्चर कर लेता हूँ, और बी डिसाइड करता है कि मैं कुर्ती भी बना लेता हूँ। रेवेन्यू क्या हो गया, सिर्फ स्प्लिट हुआ। ये स्ट्रैटेजी अच्छी है कि तू कंपटीशन के इसमें जा रहा है, कि कंपटीशन के बिजनेस तूने ले लिया, थोड़ा बहुत खा लिया, तेरे रेवेन्यूज बढ़ गए, पर ये कब एप्लीकेबल होता है, जब ग्रोइंग मार्केट होती है। जब डाइंग मार्केट होती है तो तेरी सिर्फ रेवेन्यू स्प्लिट ही होती है, बाकी कुछ होता ही नहीं है। फिर कस्टमर बार्गेन पावर और सप्लाई बार्गेन पावर यहाँ पे ये टाइम पे समझ ले, हायरार्की ऐसे चल रही है ना, सूरत, मैन्युफैक्चरर, होलसेल और रिटेलर, सबका कस्टमर अलग हुआ। होलसेलर का कस्टमर रिटेलर हुआ, मैन्युफैक्चरर का कस्टमर होलसेलर हुआ, और सप्लायर का कस्टमर मैन्युफैक्चरर हुआ, बराबर। बार्गेन पावर सबसे ज़्यादा रिटेलर के पास है, क्योंकि ये लोग नंबर में सिर्फ इतनों से है, होलसेल वाले इतने सारे, मैन्युफैक्चरिंग वाले इतने सारे, और सूरत में कपड़ा बनाने वाले इतने सारे। तो जब रिटेलर के पास इतने सारे ऑप्शन हो गए, ऐसे 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 करके 5 ऑप्शन है समझ ले, तो वो पांचों के पास जाएगा और बोलेगा तू सबसे सस्ता मेरे को कौन दे रहा है, बराबर। सबसे सस्ता और क्रेडिट पीरियड। क्रेडिट पीरियड पे मेरा एम्फेसिस इसलिए इतना ज़्यादा है क्योंकि अगर तेरे को कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना हो तो तुझे पैसा चाहिए होता है। अगर जैसे कि मैं रिटेल की दुकान डालूँ और मैं होलसेलर को बोल दूँ कि भाई तेरे से माल लेने आया हूँ, तू मुझे माल दे, मैं तेरे को 6 महीने बाद पैसा दूंगा। तो मैंने अगर एक नई दुकान डाली है, मेरे को सिर्फ रेंट का, या फिर मैं स्टोर ओन करता हूँ, स्टोर डिज़ाइन करता हूँ, बस उसका ही है, मेरे को ना इन्वेंट्री की मगजमारी, ना किसी की कुछ। मेरी इन्वेंट्री सबसे ज़्यादा फिल करके दे रहा है मेरे को होलसेलर, खुद के पैसे लगा के। 6 महीने बाद मेरा माल नहीं बिका और 6 महीने बाद मैंने डिसाइड किया कि भाई मैं धंधा बंद कर रहा हूँ, तो वो सारा का सारा इन्वेंट्री में जाके उसको दे दूंगा वापस, होलसेलर को, ले पकड़ कि तेरा माल बिका नहीं, है ना। सबसे ज़्यादा पैसा किसका लगा, होलसेलर का लगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार्गेनिंग पावर रिटेलर के पास आ गई कि वही डिसाइड कर रहा है कि मैं 5 दुकान विजिट करूँगा और डिसाइड करूँगा कहाँ से सबसे सस्ता मेरे को मिल रहा है और सबसे ज़्यादा क्रेडिट पीरियड कौन दे रहा है। और फिर हाँ, यही 2 चीज़ यहाँ पे। होलसेलर फिर, अगर रिटेलर ने होलसेलर को दबाया तो होलसेलर मैन्युफैक्चरर को दबाएगा, वो बोलेगा पैसे लेट ले वगैरह वगैरह, जो भी है, तू डिज़ाइन बनाते जा। तो इसका भी इन्वेस्टमेंट हैवी हो गया, इन्वेस्टमेंट हैवी, कि होलसेलर बोल रहा है कि भाई तू डिज़ाइन बनाते जा, डिज़ाइन बनाते जा, और डिज़ाइन बनाएगा तो तेरे को माल भी स्टॉक अप करना पड़ेगा, है ना। इन्वेंट सिर्फ सैंपल तो बना के नहीं रखेगा एक टी शर्ट का कि सैंपल बना के रखा हुआ, थोड़ा तो इन्वेंट्री होल्ड करेगा ना। तो मैन्युफैक्चरर के पास भी इन्वेंट्री होल्ड हो गई, इन्वेंट्री इसके पास जैसे होल्ड हो गया वैसे इसने सूरत साले से कपड़ा लेना चालू किया, क्योंकि इन्वेंट्री बनाने के लिए कपड़ा भी चाहिए उसको, एसेसरीज भी चाहिए। चले चाइना में उधारे वाला सिस्टम नहीं है, पर सूरत में तो है ही ना। सूरत वाले को बोल रहा है कि भाई कपड़ा दे, कपड़ा दे। तो इसके बार्गेनिंग पावर इसके पास सबसे ज़्यादा होने की वजह से सब दब गए। ये इस पर डिपेंडेंट है, ये इस पर डिपेंडेंट है, ये इस पर डिपेंडेंट है।
और ये ऑफ कोर्स ये भी इस पे भी डिपेंडेंट है, ये भी इस पे डिपेंडेंट है कि इसके बाद यहाँ पे सेल्स नहीं होगी तो नुकसान ये तीनों को होगा, इसको कुछ नहीं होगा रिटेलर को। क्यों? क्यों? उसकी सेल्स नहीं हुई तो उसको भी नुकसान हुआ। पर इन्वेंट्री का तो नुकसान कुछ भी नहीं है ना। हाँ, इवेंट। इसने तो पूरा समझ लिए 100 करोड़ का माल स्टॉक अप करता है, इसने 5 दुकान से 20-20 करोड़ का माल ले लिया, 20 × 5, इसका सिर्फ 50 करोड़ का सेल हुआ है, 50 करोड़ तो रिटर्न दे देगा ना। और मेजॉरिटी ऑफ ऐसे ही कर रहा है, जो जो पुराने वाले हैं ना वो चल वो ऐसा है कि रिटर्न नहीं देते जल्दी, या फिर उनके पास अच्छा सेल्स का फ्लो है कि कोई क्या बोलता है, कोई फेस्टिवल आ गया या फिर कहीं पे भी कैसे भी करके डिस्काउंट करके निकाल दिया। चार तो अप्लाई हो गए, ये तेरे को लगता है कैसे अप्लाई होगा? सोच, सप्लाई बार्गेनिंग पावर। जो सप्लायर बार्गेनिंग मतलब पावर में सोच सोच, थोड़ा ट्रिकी है, पूरा मॉडल उल्टा करना पड़ेगा। इन जनरली तू सोचेगा तो सप्लाई बार्गेनिंग पावर कैसे आएगी सप्लायर के पास? कि अगर वो एक ही है जो पूरे मार्केट में सप्लाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि उसके पास डिमांड बहुत ज़्यादा है, बराबर। और नो कंपटीशन। डिमांड बहुत ज़्यादा है और लो कंपटीशन पकड़ ले, चल डिमांड ही पकड़ ले। ये क्या करता है जब सप्लायर मैन्युफैक्चरर, होलसेल, रिटेलर, कस्टमर, अभी मार्केट जितनी मेरी पहले रिसर्च थी ना तब तक मैंने सोचा था तब ऐसे चल रही थी, अभी भी ऐसे ही चल रही है, पर कुछ कंपटीशन जब जैसे मैंने बोला ना ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट बन सकती है। ओलिगोपोलिस्टिक मतलब 2-3-4 बड़े प्लेयर, बराबर 2-3-4 ही बड़े प्लेयर है और सप्लायर के पास अगर डिमांड आएगी तो सप्लायर के पास बार्गेनिंग पावर आ जाएगी। ये इसमें पैसा फंस रहा है 6 महीना क्रेडिट। अभी कुछ कनेक्ट कर पा रहा है? मैं तेरे को तीन दिए कि पैसा अटक रहा है 6 महीना और ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट बन रही है, 4 प्लेयर और इसकी डिमांड बढ़े तब सप्लायर ऑफ बार्गेनिंग पावर आएगी। कुछ नहीं कनेक्ट कर पा रहा। अगर यहाँ पे 6 महीना अटक रहा है पैसा तो सबसे ज़्यादा तो यही रहा है ना सप्लायर, हाँ, उसको लेट में पैसा। उसको सबसे ज़्यादा लेट मिल रहा है क्योंकि ये कस्टमर का पैसा पहले यहाँ पे जा रहा है, फिर यहाँ पे जा रहा है, फिर यहाँ पे जा रहा है और उसके बाद यहाँ पे जा रहा है। सबसे ज़्यादा चुद रहा ये है, सबसे ज़्यादा मज़े कर रहा ये है, उसके बाद मज़े कर रहा ये है। जब ये चुद रहा है सप्लायर, तब ये तो बोल सकता है ना कि भाई अभी मैं लिमिटेड लोगों को ही माल दूंगा। उसने डिफरेंशिएशन ये क्रिएट किया कि मैं सिर्फ 4-5 लोगों को माल दूंगा, उसको बेटर डिज़ाइन दूंगा, ऐसा डिज़ाइन दूंगा, उसको क्रेडिट कम देना दूंगा कि भाई 1 महीने में पैसे दे। 1 महीने में पैसे देने से वजह से जो मार्केट में 330 रुपये कपड़ा बिक रहा है वो 220 में बेचेगा, 110 रुपये सस्ता। तो अपने आप ही इसके पास सिर्फ क्वालिटी क्लाइंट्स की डिमांड आएगी।
है ना। क्वालिटी क्लाइंट्स क्या हो गया, एक बिजनेस के लिए क्वालिटी क्लाइंट्स क्या हो गए, पैसा जल्दी दे रहा है, बराबर, क्रेडिट लो, फिर क्वांटिटी खरीद रहा है, पैसा जल्दी दे रहा है, बस इससे ज़्यादा क्या चाहिए एक होलसेल वाले बिजनेस को। तो सिर्फ क्वालिटी क्लाइंट्स आ गए 4-5 लोग, और 4-5 लोग के पास फिर मोट क्या हो जाता है, अगर समझ ले ये मेरे पापा का बिजनेस है, स्माइली पकड़िए, और ये मेरा कंपटीशन है, हाँ, प्राइस सस्ता मिल गया, तो मैन्युफैक्चरर यहाँ पे इसकी कॉस्टिंग आएगी समझ ले 400 रुपये की, यहाँ पे इसकी कॉस्टिंग आएगी 300 रुपये की, बराबर। तो ये मैन्युफैक्चरिंग का प्राइस है, फिर होलसेल का प्राइस हो जाएगा 450, होलसेलर का यहाँ पे प्राइस हो जाएगा 350, रिटेलर 900 में बेचेगा, यहाँ पे 700 में बेचेगा। कंज्यूमर कौन सा चूज़ करेगा, तो इन जनरली जो कंज्यूमर 700 चूज़ कर रहा है वो क्लाइंट्स तो ये वाला है, तो सारी डिमांड सिर्फ क्वालिटी क्लाइंट्स पे ये चारों के पास ही चली गई, समझ रहा है, सिर्फ पैसा ज़्यादा फेंकने से। यहाँ पे तूने ज़्यादा पैसा जैसे ज़्यादा पैसा सप्लायर को दिया, उसको 1 महीने में पैसा दे दिया, पहले तू कितने महीने में देता था, 6 महीने में, 1 महीने में तूने पैसे ज़्यादा दिए, तो तूने सप्लायर ने क्या किया, रिवर्ट अच्छा किया कि डिज़ाइन अच्छे बता रहा हूँ मैं, क्रेडिट पीरियड ये पे तू पैसे जल्दी दे रहा है, तेरे को सस्ता ही बेचूंगा, बराबर। ये अभी फ़िलहाल कुछ कंपटीशन ने अप्लाई किया हुआ है, पर मेन क्रेडिट पीरियड, जैसे कि सप्लायर, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर। अभी महीने का क्रेडिट हो गया है, पहले 6 महीने का था, अभी महीने का हो गया है। तो होलसेलर के पास तो फिर भी चल 6 महीने से महीने में तो रिटेलर पैसा देगा नहीं, उसको जो भी चल 6 महीने का 4 महीना हो गया है, 3 महीना हो गया, क्यों 4 महीना 3 महीना हुआ, जैसे 200 कितना था मैन्युफैक्चरिंग अपना कॉस्ट, 300 रुपये ना, और कंपटीशन ये मेरा बिजनेस 400 में दे रहा है, कंपटीशन दे रहा है 300 में, तो रिटेलर को जैसे 300 रुपये में मिल रहा है, तो होलसेलर बोलेगा ना कि भाई क्रेडिट अभी कम कर, तेरे को पूरे मार्केट से सस्ते में दे रहा हूँ। क्या हो गया यहाँ पे, 3 to 4 मंथ्स हो गया, 3 से 4 महीने में पैसा मिल गया, पर मैन्युफैक्चरर को तो 1 महीने में पैसा देना है ना, बराबर। मैन्युफैक्चरर क्या करता है, होलसेलर को बोल के, होलसेलर कैश इन्फ्यूज कर मार्केट अपने धंधे में, कैश इन्फ्यूज करेगा तो वो कैश डिस्काउंट्स देगा, जैसे कि होलसेलर बोलो ऐसा होता है कि तू कैश में माल लेके जाएगा तो 5% डिस्काउंट मिलता है, 10% डिस्काउंट मिलता है, तो और सस्ता माल हो गया, या फिर तो ऐसा बोल सकता है कि पैसा कम देना पड़ गया, कैश डिस्काउंट्स मिलने चालू हो गए, तो होलसेलर ने अपने जेब से पैसा निकाल के दिया, उसने कैश इन्फ्यूज़ किया उसके बिजनेस में, उसने मैन्युफैक्चरर को भी जल्दी पेमेंट देना चालू कर दिया, उसने बोला कि मार्केट में 6 महीने का है, मैं तेरे को 1 महीने में दे रहा हूँ, पर क्यों दूंगा 1 महीने में, तभी दूंगा जब तू मुझे कैश डिस्काउंट देगा, तेरे को हाथों हाथ पैसे चाहिए तो मैं तेरे को 15% लेस दूंगा, 1 महीने बाद लेगा तो तू 5%, या 6 महीने बाद लेगा तो पूरा पैसा दूंगा, बराबर। इससे ये चालू हुआ कि मैन्युफैक्चरर ने टाइमली पेमेंट देना चालू कर दिया सप्लायर को, बराबर। होलसेलर का इसमें सिर्फ एक ये एडवांटेज है कि इसने सिर्फ क्रेडिट साइकिल कम किया, क्या बेसिस पे, सिर्फ
कैश इन्फ्यूज़ करने से जल्दी जल्दी मार्केट में पैसा रोटेट करना चालू कर दिया कि तू रिटेलर को भी दबा रहा है, भाई तेरे को अच्छा डिज़ाइन चाहिए, अच्छा क्रेडिट पीरियड चाहिए, तो तेरे को पैसा फटाफट देना पड़ेगा। पैसा जितना फटाफट देगा उतनी अच्छी अच्छी डिज़ाइन दूंगा। मैन्युफैक्चरर भी होलसेलर को वही बोल रहा है कि तेरे को डिज़ाइन चाहिए और सस्ता चाहिए तो तू पैसा फटाफट दे, और सप्लायर भी यही बोल रहा है कि डिज़ाइन चाहिए और सस्ता चाहिए तो पैसा फटाफट दे। और जो ये अप्लाई नहीं कर पाया ना, उनके पास मार्जिन तो है बिजनेस में, पर सेल्स ही नहीं है, डिक्लाइनिंग सेल्स है। आज मैं 100 करोड़ का कर रहा हूँ तो अगले साल मैं 80 करोड़ का करूँगा, क्योंकि पूरा बिजनेस जो भी है सस्ता और अच्छी डिज़ाइन कौन लेके जा रहा है मेरे कंपटीशन लेके जा रहा है, जो ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट क्रिएट करना चाह रहा है। ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट जहाँ पे सिर्फ 4-5 प्लेयर ही है, और वही 4-5 प्लेयर पूरे उनको केटर करना चाह रहा है जितनी भी डिमांड है। तो अभी चार प्लेयर ही है और डिमांड भी इतनी है, तब जाके प्रॉपर मैच होता है ना। तो एट द एंड तो पूरी इंडस्ट्री ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी, या फिर ऐसा वाला हो सकता है। और जैसे कि हमने कल बात की थी, ये तो चलिए करंट सिनेरियोज हो गए, कैसा हो रहा है कि मेरा बिजनेस क्या कर रहा है, मेरा कंपटीशन क्या कर रहा है, मैंने तेरे को बताया इन जनरली। एक नया सेगमेंट भी है जो इंस्टाग्राम के थ्रू कंटेंट बना के D2C में जा रहा है। जैसे कि हमने KLF की बात की, D2C में जाने का फ़ायदा क्या होगा? इंस्टाग्राम का कंटेंट पूरी दुनिया देख रही है, तो वो रिटेलर भी देख रहा है, कस्टमर भी देख रहा है, बराबर, होलसेलर भी देख रहा है, समझ ले। अगर होलसेल ये दोनों के पास पावर क्या आ गया कि भाई मेरे को ब्रांडेड माल चाहिए जिसके पास एग्जिस्टिंग कस्टमर हो। जैसे कि समझ ले फ्रेंचाइजी लेना होगा, कि अगर मैं ज़ारा की फ्रेंचाइजी लूँ तो मुझे पता है कि उसके पास पहले से डिस्ट्रीब्यूशन है, हर बंदा जानता है कि ज़ारा क्या है, तो मैं नया एक स्टोर खोल दूंगा कहीं पे तो अपने आप ही कस्टमर आ जाएगा। जैसे कि KLF हो गया, कि कस्टमर को पता है कि KLF करके एक ब्रांड है, और KLF के कस्टमर रिटेलर के पास जाके मांगता है कि KLF चाहिए, तो रिटेलर होलसेलर के पास जाके मांगता है कि KLF चाहिए, और फिर होलसेलर KLF के पास जाके मांगता है कि भाई KLF दे। जब जैसे कि हमने यूरो प्रतीक में भी देखा था, जब कस्टमर दबाता है रिटेलर को, रिटेलर दबाता है होलसेलर, तो यहाँ पे मज़ा सिर्फ ब्रांड करता है, क्योंकि इन जनरली पैसा किसका लग रहा है KLF पैसा लगाएगा कि होलसेलर को भी मार्जिन देने की है, रिटेलर को भी मार्जिन देने की है, या फिर क्रेडिट पीरियड हो गया कि भाई उधारी देनी पड़ेगी वगैरह वगैरह। पर जब कस्टमर मांग रहा है सामने से, तो KLF बोलेगा मेरे को 1 महीने में पैसा चाहिए, भले फिर वो कस्टमर आज मांग के गया है, कल आई ना तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। पर जैसे जैसे नीचे से ऊपर दबाना चालू किया तो इन दोनों का पैसा लगा, इन दोनों ने इन्फ्यूज़ किया पैसा। जैसे हमने ये यूरो प्रतीक में भी देखा था, Pidilite वाला एग्जांपल याद है? मतलब वही फेविकॉल मांग रहा था कारपेंटर, वो वाला एग्जांपल। तो D2C में फ़ायदा सबसे ज़्यादा ये इन दोनों की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन चालू हो गया, कि होलसेलर भी KLF यहाँ पे है, ये 10 होलसेलर हो गए, इनके अंदर 10 रिटेलर आ गए, और इसके अंदर यहाँ पे 4 कस्टमर है, समझ ले 4 ही कस्टमर है। पर फिर भी ये दोनों के पास, होलसेलर और रिटेलर के पास पावर क्या है कि भाई ब्रांडेड माल है। कैसे ब्रांडेड हो गया कि वो इंस्टाग्राम पे पेज बता देगा, देखो ये 0.5 मिलियन सब्सक्राइबर फॉलोअर्स है इसके पास, इतना बड़ा ब्रांड है, मुंबई का ब्रांड है, कहीं का भी ब्रांड है, बराबर। तो वो उसके पास पावर बढ़ गया कि मतलब मैं बेच पाऊंगा, कि मेरे पास एक नाम एसोसिएटेड है। जैसे कि अगर मेरा ही प्रोडक्ट हो गया, मैं मेरे घर वालों को नहीं पहनाने दे रहा, मेरे घर वाले नहीं पहन रहे हैं विलिंगली, क्योंकि उनके पास पैसा है। पैसा नहीं होता तो पहन ही लेते हैं, पैसा है तो वो विलिंगली पहन ही नहीं रहे वो चीज़ें जो बेच रहे हैं। तो अगर
समझ ले, जो हमारे बिजनेस में अगर रिटेलर है, रिटेलर क्या बोलेगा, क्या मुंह से बोलेगा कि ये ब्रांड है या फिर ये अच्छा क्वालिटी है वगैरह वगैरह। कुछ प्रेजेंस ही नहीं है इसका। आजकल प्रेजेंस लोग इंस्टाग्राम पे ही देखते हैं, पहले वेबसाइट में देखते थे। प्री 2018 के पहले लोग देखते थे वेबसाइट बनी हुई है, वेबसाइट कैसी बनी हुई है वगैरह वगैरह। तो इसका KLF का इन जनरली डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ गया, और इसने D2C भी चालू कर दिया कि मैं जहाँ पे मेरा रिटेलर नहीं पहुँच पा रहा, वहाँ पे मैं डायरेक्ट बेच दूंगा वेबसाइट के थ्रू। लोगों को ये एक मॉडल है, और दूसरा मैं मॉडल मानता हूँ कि आइडियल मॉडल होना चाहिए, वो है क्या समझता है ये वर्ड से? पिवट का मतलब होता है कि पूरी डायरेक्शन ही चेंज कर दो। जैसे कि हमारी थीसिस है जियोपॉलिटिक्स में कि डॉलर डीवैल्यू होगा। डॉलर जैसे डीवैल्यू होगा तो उसके जो आइसोटोप्स है, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसने उठाया डॉलर की वजह से? सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया है चाइना ने। कि कितने ट्रिलियन का GDP है इनका, इसका US का 25-30 ट्रिलियन का। 25-30 ट्रिलियन का GDP होने से उसके पास कंजप्शन पावर कितनी हो जाती है चाइना के प्रोडक्ट्स वापरने की? कम से कम $15 ट्रिलियन या $20 ट्रिलियन जितनी भी पकड़ ले। तो अगर $15 ट्रिलियन की मैं डिमांड मांग रहा हूँ, तो सबसे लोएस्ट प्रोड्यूस कर पाएगा चाइना, बराबर। उसकी वजह से सबसे बड़ा चाइनीज़ ये बन गया, एक्सपोर्टर बन गया पूरी दुनिया का, कि पूरी दुनिया में चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है। और एक्सपोर्ट किसको कर रहा है? सबसे ज़्यादा US को कर रहा है, बाकी बाद में सबको कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा चीप वहाँ पे बन रहा है। जैसे कि हमारी ही थीसिस में डॉलर डीवैल्यू होने वाला है, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड डीवैल्यू होगा ना, सिर्फ इंडिया के लिए थोड़ी होगा। तो डॉलर डीवैल्यू हो गया तो चाइनीज़ को इतनी वो पेमेंट ही नहीं दे पाएगा कि वो उतना वापस सस्ता बना पाए, बराबर। तो हमारे पास ऑप्शन क्या होगा कि हम भी खुद मैन्युफैक्चरिंग करें। जैसे कि 3 साल पहले एक नैरेटिव चला था कि China +1, कि पूरी दुनिया को China +1 इन द सेंस कि इंडिया पूरी दुनिया को केटर करेगा इन मैन्युफैक्चरिंग। पर ये तो फिर भी 2 ही लोग हुए हैं। हम तो यूनिपोलर वर्ल्ड से मल्टीपोलर में जा रहा है। ये शिफ्ट है, ट्रांजिशन है, मल्टीपोलर। तो मल्टीपोलर में तो 10 मैन्युफैक्चरिंग हुआ है ना। यूनिपोलर में सिर्फ एक कंजम्पशन कर रहा है और एक मैन्युफैक्चरर कर रहा है। मल्टीपोलर में तो 10 भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और वो 10 ही कंज्यूम कर रहे हैं आपस में। जैसे कि अभी जो वॉर वाली सिचुएशन हुई थी, जो मैंने तेरे को जो दिन भेजा ना, वो कि ये लोग वापस पीस डील्स करने वाला है, और एक दिन रात को ही वो लोग वापस ऐसा ये सब उसने पोस्ट किए थे। मतलब प्योर मैनिपुलेशन। कि उसने 3 पोस्ट किए थे ट्रम्प ने। एक मिसाइल वाला था कि एक मिसाइल गिरेगी, एक ऐसा था कि शिप अटैक, एयरफोर्स ने ईरान की शिप को अटैक किया हुआ है वगैरह वगैरह। ऐसे कोई ऐसे बकचोद उसने मीम्स डाले हुए थे। उसकी वजह से उसने मार्केट हिलाया अच्छा खासा। पर वो हिलाने की वजह से जो भी मैनिपुलेट हुआ वो हुआ। उसके अंदर अंदर ही तो कुछ ऐसी भी हेडलाइंस आई थी कि अभी इंडिया US का तेल खरीदेगा चीपर टू ईरान और रशिया दोनों से, और चाइना रशिया का ऑयल खरीदेगा महंगा भी कंपेयर टू US, क्योंकि US ने वेनेजुएला का कैप्चर कर लिया है। पूरी कंट्री ने लिया है, पर उसने सिर्फ बिजनेस ले लिया है कि इसके पास सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में वेनेजुएला के पास ऑयल रिजर्व्स है। तो वो सबसे चीपेस्ट वो US इंडिया को बेचेगा। तो देखेगा तो यहाँ पे रशिया है, यहाँ पे चाइना, ये आपस में डील कर रहा है। यहाँ पे इंडिया है, वो US के साथ डील कर रहा है। यहाँ पे ईरान है, वो अरब या यूरोप को बेच रहा है। मतलब ये हो गया ना, मैच हो रहा है कि इन जनरली मल्टीपोलर दिख ही रहा है वर्ल्ड, कि सऊदी यूरोप के साथ डील कर ले रहा है,
रशिया चाइना के साथ डील कर रहा है, रशिया थोड़ा बहुत यूरोप को बेच दे रहा है, इंडिया यहाँ से ले रहा है, इंडिया ईरान से ले रहा है, इंडिया यहाँ से रशिया से ले रहा है, बराबर। तेल है, तेल सबके पास सब कुछ है। चाइना और इंडिया के पास ये तेल नहीं है, तो चाइना और इंडिया के पास तेल नहीं है तो वो दूसरे चीज़ें में एक्सपोर्ट करेंगे। जैसे कि हमारे पास फूड है बहुत अच्छा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गए, स्पाइसेस हो गए, टेक्सटाइल हो गया। इनके पास इनको क्या नहीं बनाने आता है चाइना वालों को, इनको सब कुछ बनाने आता है। जैसे कि चाइना अभी जैसे ताइवान ले लेगा चाइना के पास भी सेमीकंडक्टर थोड़ी बहुत इंडस्ट्री बन जाएगी, भले अभी वो डिपेंड करता है कि यूएस लेके जाएगा कि नहीं लेके जाएगा वो पूरी सेमीकंडक्टर की, पर फिर भी चाइना का सब कुछ है। चाइना के पास सबसे ज़्यादा तो मिनरल्स है, रेयर अर्थ मिनरल्स है, जो सबसे ज़्यादा चाहिए होते हैं यूएस को, क्योंकि डिफेंस में यूज़ होता है वो। तो डिफेंस की इंडस्ट्री तो रशिया में भी है और यूएस में भी है, तो वो रशिया को वापस भेज देगा, वो यूएस को वापस भेज देगा। तो मतलब सब ऐसे दिख रहा है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड में सब मैन्युफैक्चर करेंगे और सब कंज्यूम करेंगे। सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि 3 लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और कंजम्पशन सिर्फ यूएसए कर रहा है, और पोल्यूशन इंडिया के सिटीज़ में हो रहा है, चाइना के सिटीज़ में हो रहा है, बर्थ रेट चाइना का ख़त्म हो रहा है, बराबर। तो इससे ये पता चल गया कि ये पिवट के टाइम पे तू मैन्युफैक्चर करेगा, तो मैन्युफैक्चर अभी भी तू मैन्युफैक्चर ही कर रहा है, पर किसको कैटर कर रहा है? सिर्फ साउथ को हो गया, कोलकाता को हो गया। मतलब एट द एंड लो टिकट में क्वालिटी भी कम कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, प्राइस भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, तेरे पास कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, बराबर। पर जैसे कि हमने कॉरिडोर्स डिस्कस किए थे, आईमैक कॉरिडोर था, फिर वो व्लादिवोस्तोक वाला था, और एक INSTC था। ये सारे कॉरिडोर पूरी दुनिया को कनेक्ट कर रहा है। आईमैक सबसे ज़्यादा कनेक्ट आईमैक इजराइल तक जाता है, व्लादिवोस्तोक वाला रशिया तक जाता है, लाओस कंबोडिया के थ्रू। INSTC कहाँ तक जा रहा था? वो भी तुर्की की साइड जा रहा था, टर्की। जो भी है, तो अगर मैं यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ तो मेरा माइंडसेट एक्सपोर्ट वाला कैसे बनेगा? मैं ये जो भी कंट्रीज रूट में आती है वो कंट्रीज में जाके सर्वे करूँगा कि कैसा प्रोडक्ट चाहिए होता है, कौन सा मैं इंडिया में मैन्युफैक्चर कर सकता हूँ सस्ते में, तब जाके मैं एक्सपोर्ट करूँगा। तो मैन्युफैक्चरिंग समझ ले, ज़ारा को मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, ब्रांडेड लेबल्स को मैन्युफैक्चरिंग चाहिए। जैसे कि एक PDS करके कंपनी है, लिस्टेड है, वो क्या करती है, वो बांग्लादेश के मैन्युफैक्चरर को UK के रिटेलर से मिलवाती है। बहुत बड़ा टर्नओवर है। क्या करता है वो? सिर्फ इसका जो भी 20,000 समझ ले 20K का इसका ऑर्डर है, 20K करोड़ का, वो इसको ऑर्डर प्लेस करेगा, उसकी बैलेंस शीट में 20K करोड़ आ गए सीधा। इसमें वो करता क्या पता है? खाली मैन्युफैक्चरर कुछ नहीं करता, सिर्फ क्वालिटी इंस्पेक्शन करता है कि एक्सपोर्ट रेडी के लिए माल है कि नहीं। डिज़ाइन में हेल्प करता है कि मैंने कुछ डिज़ाइंस बना दी और ये मैंने रिटेलर से पहले अप्रूवल लिए कि ऑर्डर मिल गया, फिर जाके बांग्लादेश में मैन्युफैक्चर कर दिया। तो तू या फिर ये कर सकता है कि तूने ब्रांड्स के पास जाके सीधा बोल दिया कि मेरे पास ये डिज़ाइन चार्ट है और मेरे ये हर 3 दिन में चेंज होते रहता है, तुम्हें क्या कौन सा चाहिए बताओ। मैं मैन्युफैक्चरिंग, अगर मेरे को कपड़े में ही ऐसा करना है तो कि मैंने टी-शर्ट का मैन्युफैक्चरिंग खोल दिया, शर्ट का कर दिया, कुछ भी कर दिया। या फिर मैं ऐसी फैक्ट्री बन जाऊँ जो कोई PDS जैसी कंपनी के साथ रिलेटेड हो, कि मैं मैन्युफैक्चरिंग करके दे दूँगा, तुम मुझे डिज़ाइन दो, तुम मुझे सब दो। इसमें मार्जिन कुछ नहीं होती है, इसमें 1 से 2% की मार्जिन होती है, पर टर्नओवर बहुत बड़ा होता है, पैट मार्जिन्स।
1 या 2% मतलब कुछ भी नहीं होता है, पर रोटेशन कैपिटल का बहुत अच्छा होता है। जैसे कि 10 रुपये लगा है तो वो 10 रुपये की मेरे पास 4 बार डिमांड आएगी कम से कम, तो मेरा टर्नओवर 40 का हो गया, और 40 पे मैंने कमाया कितना, 1%, 4 रुपये मैंने कमाया। 4 रुपये नहीं, 40 पैसे कमाया। ये तो हो गई सिर्फ पिवट की स्ट्रैटेजी कि ऐसा कर सकता है। ये सेम गोज विथ यूरोप्रैथिक टू कि तुम खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हो और खुद पूरे दुनिया को सप्लाई कर रहे हो, क्योंकि अगर ऐसे देखने जाएगा ना तो जितना वैल्यू हम इंडिया को कर रहे हैं ना उतना पूरी दुनिया कोई नहीं कर रहा है। जैसे कि मैं वो चाइनीज़ प्रोफेसर के भी वीडियोस देख रहा हूँ, वो कंसिडर ही नहीं करता इंडिया को, वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि इंडिया कुछ है। जैसे कि उसने ही एक हिस्ट्री बताई थी कि गोल्डन एज ऑफ डच ब्रिटेन के बाजू वाली कंट्री है, वहाँ पे वो स्पाइसेस की एक भी शिप लेके आते थे ना, यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे डच कहीं पे है, यहाँ पे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू यहाँ पे जाता है, तो एक भी शिप आती थी तो मतलब पूरे जनरेशनल वेल्थ बना लेते थे। तो ये लोग जनरेशनल वेल्थ बना सकता है, हमारे यहाँ से स्पाइस लेके खुद बना सकता है, तो वो प्रोफेसर ये बोलने के लिए तैयार नहीं है कि हमारे पास तो जनरेशन का वेल्थ होना चाहिए फिर तो, है ना। ये पैसा हम तो मुफ्त में तो नहीं देते होगे इनको, ये तो कोई बोल ही नहीं रहा है। देखते हैं कैसे इवॉल्व होता है। मेरे हिसाब से ऐसी ये थीसिस ये ही होनी चाहिए कि एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल बनाओ और चाइना ऐसी सप्लाई करो, क्योंकि एक्सपोर्ट में सीधी बात है सब कुछ एडवांस में होता है। जैसे कि अगर हम लोगों ने भी बैग मंगाई थी टर्की से, तो तेरा फर्स्ट ट्रेंच होता है 50% पेमेंट मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने से पहले, और 50% डिस्पैच के पहले होता है। मैं माल तभी भेजूंगा तब तू पैसा भेजेगा मुझे यहाँ पे, तो बहुत बड़ी बात है, वैसा एक्सपोर्ट होना चाहिए।